अभिषेक अग्रवाल साहब, चूंकि रिस्क पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली, तो अब मुद्दा आता है रिटर्न का। रिटर्न को लेकर के लोगों की चाहत का तो कोई सीमा है नहीं। कोई चाहे कि हम 6 महीने में डबल हो जाए, कोई चाहे कि साल भर में डबल हो जाए। तो आपको लगता है कि रिटर्न में भी आप एक लिमिट अपने हिसाब से तय कर लीजिए तो ज़्यादा सेफ रहता है, रिस्क कम रहता है? लक्ष्मण या जी फिर कहें कि रिटर्न किसको कहेंगे आप लोग इस तरीके से? लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो अगर एक लंबे नज़रिए से हो, जैसे कि अगर हम कोई भी एसेट लेते हैं, इक्विटी के अलावा आप कोई भी एसेट ले लीजिए, चाहे वो गोल्ड हो, फिक्स इनकम में आप एफडी कर लें, बेसिक टू बेसिक लेवल पे। अब रियल एस्टेट लेते हैं, आप कोई भी एसेट क्लास ले लें, वहाँ पे कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 6 महीने का या 12 महीने का व्यू रखता है। आप हमेशा देखेंगे कि किसी ने लिया, उसे होल्ड किया एंड उसे फिर रखा ही है। कहने के लिए गोल्ड ले लिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं कि इस साल गोल्ड लिया और हमने अगले साल बेच दिया। सो वो अच्छा लगता है कि एप्रिशिएटिंग एसेट जो है वो सबको अच्छा लगता है। अब आप उसके अंदर में अगर पहले से ही कोई नंबर को कैप कर देंगे एक ऐसे एसेट क्लास में जिसका अपसाइड अनलिमिटेड है, तो फिर वो कोई बहुत बेहतरीन प्लानिंग मैं उसे नहीं कहूंगा। ऑन द कॉन्ट्री मैं ये कहूंगा कि आपने एक नजरिया बनाया है, आप उस नजरिए के साथ इक्विटी मार्केट में बने रहे। जैसे कि मेरे सहयोगी भी सारे बातें रिस्क की कर रहे थे, ये जब रिस्क आता है अलग अलग फॉर्म में आता है, तो ये घबराता है, ये इन्वेस्टर जो है इसे दिख देख के घबराता है, और उसकी वो जो अनुष्ठान है या जो डिसिप्लिन है ना, वो हिलने लग जाता है, तो फिर वो बना नहीं रहता। इसलिए आप देखोगे कि कई बार समय के विपरीत या समय के अनुकूल या तो जल्दी निकल गए, जल्दी आपने इन्वेस्ट कर लिया, या फिर आपकी एग्जिट हो गई। तो अब उस सिनेरियो के अंदर में फिर लोग कंप्लेन करेंगे कि यार हमें तो रिटर्न नहीं बना, 6 महीने पहले ये भाव था, 6 महीने बाद अब ये भाव हो गया है और हमें तो नुकसान हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपको सामने लिक्विडिटी दिख रही है, और इस एसेट क्लास के अंदर में सबसे बड़ा रिस्क ही मुझे तो लिक्विडिटी लगता है। बिकॉज़ यहाँ पे पता है कि आप कभी भी निकल सकते हैं। बाकी जगह पे तो आपने मेंटली ऑलरेडी वैरी कर लिया स्पॉट के साथ कि बाकी एसेट क्लास में तो भाई हमें बने ही रहना है, यहाँ थोड़ी हम निकल सकते हैं। तो ये इस तरह साइकोलॉजिकली ये ज़्यादा प्ले करता है। एंड मुझे तो बस ये लगता है कि आप अगर थोड़े लंबे समय के लिए बने रहे और डिसिप्लिन रहे, तो कोई भी एसेट क्लास आप पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा ही आप पैसे बनाएँगे। एंड दैट शुड बी द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट रादर देन एनी एब्सोल्यूट नंबर। बिल्कुल। चूंकि अब आप लोगों ने रिटर्न और रिस्क की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है, जो इस शो का फोकस पॉइंट भी है, कि आखिर रिस्क और रिटर्न में बैलेंस कैसे बना है। तो मैं इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, लोगों को सुना, तो मुझे लगा कि वो बहुत ही सब्जेक्टिव इशू होता है, अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो प्रकाश दीवान साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि अगर कोई ये बैठाना चाहे बैलेंस के रिस्क और रिटर्न में, चूंकि जैसा कभी कह रहे थे अभिषेक अग्रवाल साहब की अभी निकल गए, पता चला 6 महीने में शेयर के भाव और भाग गए, अरे मेरा तो रिटर्न कम हो गया। फिर कई बार उल्टा भी होता है कि अभी नहीं निकले, 6 महीने बाद शेयर के भाव गिर गए, तो फिर लोगों को बड़ा पछतावा होता है। तो ये रिस्क और रिटर्न में बैलेंस कैसे बैठाया जाए, इसमें क्या थंब रूल आप लोग अपनाते हैं? नहीं, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है ये लक्ष्मण जी, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क ही इसी मुद्दे पे बना हुआ है कि जो जैसे गौरांग ने भी कहा कि आपने देखा किसी और ने पैसे कमाए इसलिए मुझे कमाना है, तो ये इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य हो भी नहीं सकता। तो ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना पर्सनलाइज्ड जर्नी है। वेल्थ क्रिएशन जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है, उसमें आपकी जर्नी कब शुरू होती है, कितने पैसे से शुरू होती है और कितने समय तक आपके पास इस टाइप की लिक्विडिटी रहती है, उस पर डिपेंड करता है। तो समझने की बात ये है इस बैलेंस में कि आप कौन सी फेज ऑफ वेल्थ क्रिएशन पे हैं। आप इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक्यूमुलेशन फेज में रहते हैं, तब अलग टाइप के रिस्क आपके पास सामने दिखते हैं या आप उनको करने पड़ते हैं, फोकस करने पड़ते हैं। एक फेज आता है एक्यूमुलेशन के बाद जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं कि अब पैसा थोड़ा बहुत बन गया है, 20-25 लाख आपने जमा कर लिए, सेव कर लिए, अब इसको आप उस तरीके से लगाएंगे जहाँ पे इसके ग्रोथ थोड़ा सा रिटर्न के ऊपर फोकस हम ज्यादा रह के थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 30 साल की उम्र में निवेश कर रहा हूँ और मेरी रेगुलर जॉब से भी मेरे को आमदनी आ रही है, तो मैं रिस्क उतना थोड़ा बहुत लेके हाई रिटर्न की चेष्टा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर महीने कुछ ना कुछ और सेविंग्स आ जाएगी। अगर कहीं आगे पीछे हुआ पोर्टफोलियो में, तो ये आपके पास एक विकल्प रहता है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट पर्पस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए रिस्क अलग टाइप का आ जाता है, क्योंकि आप कैपिटल प्रिजर्व करना है आपको, तो वो प्रिजर्वेशन फेज में आ गए आप। तो ये अलग अलग जो 3 फेजेस हैं, एक्यूमुलेशन, ग्रोथ और प्रिजर्वेशन,
इसके हिसाब से आपको रिटर्न और रिस्क को बैलेंस करना पड़ता है। बहुत सिंपल चीज ये है कि आप उतना ही निवेश करेंगे जितना आप गंवा सकते हैं, गंवाने की तैयारी रख सकते हैं या जो लॉक कर सकते हैं। तो अवधि और लॉस बेयरिंग कैपेसिटी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसको आपको नंबर्स डालने हैं उस पे, रिटर्न्स पे नहीं। अब रिटर्न तो जैसे आपने कहा कि हर एक को चाहिए 100% रिटर्न चाहिए आपको 6 महीने में, 12 महीने में। लेकिन ये हमें भी पता है कि मार्केट में इस जो हम चाहें वैसा होता नहीं है। तो ना चाहते हुए क्या चीजें होती हैं, उसको पहले आप उस पे एक सीमा बांधिए, उस पे एक आंकड़ा रखिए कि मैं 20% का लॉस बेयर कर सकता हूँ या मैं 2 साल के लिए पैसा साइड में रख सकता हूँ। तो इस टाइप की चीजों से आपका काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइजर लेंगे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आजकल हो रही है लक्ष्मी जी, जो जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी में आप अपना ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट ये सब कराते रहते हैं। वैसे ही अब रिस्क प्रोफाइलिंग के भी बहुत अच्छे सारे टेस्ट आ गए। इनफैक्ट सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए बहुत सारे विकल्प भी वो किए, सुझाए हैं कि इनमें से आप देखिए क्या आप अपना सकते हैं। तो ये सब अवेलेबल है, कई फ्री सॉफ्टवेयर हैं, कई पेड हैं, बट आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग रेगुलर बेसिस पे करिए क्योंकि जैसे-जैसे आप लाइफ के फेजेस में चेंज होते देखेंगे, आपका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता जाएगा। तो आंकड़ों को उस पे मतलब जिसको कहते हैं ना पैरामीटराइज करें, उसमें आंकड़ा डालिए कोई कि इस टाइप का मैं रिस्क ले सकता हूँ और रिटर्न तो फिर जब आएगा ये जब जो आएगा। रिस्क प्रोफाइलिंग टेस्ट जो होता है उसमें क्या फैक्टर क्या आप लोग डालते हैं, क्या बेंचमार्क क्या होता है, तो मतलब कौन कौन से उसमें फैक्टर को इंक्लूड करते हैं उसमें? एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे संजय जी ने कहा कि आपकी साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड क्या है, आपका मेंटल मेकअप किस टाइप का है, तो उसपे इस टाइप के सवाल होते हैं, घुमा फिरा के वो आपसे टटोल के ये जानने की कोशिश करता है वो प्रोग्राम कि आप अगर मार्केट कल को 10% गिर जाती है, आप सुबह उठते हैं अखबारों में सीनबीसी आवाज में देखा कि मार्केट 10% नीचे खुलने वाली है, तो आपकी नींद कितनी खराब हुई, नींद हराम हुई है कि नहीं, आपका खाना हजम हुआ है कि नहीं, आप मतलब अपने आप को कितना इससे इम्पैक्ट इंटरेस्टिंग है। होने देते हैं। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, सिचुएशनल एनालिसिस होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप और पैसा लगाएंगे या आप जो पैसा है उसमें से निकल जाके भाग लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो इस टाइप की चीजों से होता है, तो वो काफी बिकॉज देखिए इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क है हमको अपने आप के इनडिसिप्लिन को काबू कर, जो जो मन चंचल है कि कुछ भी करने की कोशिश करता है, गलत डिसीजन ले लेता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है बाकी चीजों से, तो उसको कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा वो है इसके अंदर मंत्र। और उस मंत्र को हासिल करने के लिए आपको अपने आप पे डिसिप्लिन लाना है। तो ये टेस्ट, ये सब चीजें काफी अच्छी तरह से आपको वो सवालों के जवाब जो निकलते हैं उसका इवैल्यूएशन करके सिचुएशनल एनालिसिस का आपको बताएंगे कि आपकी रिस्क प्रोफाइल इस प्रकार है। बिल्कुल, जैसे बाकी के टेस्ट कराने के लिए आपको डॉक्टर से रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बैठ के वो टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपके यस। पास एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर कोई एडवाइज़र आपके साथ हो। गौरांग शाह साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मान लिया हमने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप समझिएगा कि 10 लाख रुपए हमने किसी शेयर में या किसी पोर्टफोलियो अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं या किसी शेयर स्पेसिफिक में डाल रखे हैं, तो जब 10 लाख रुपए हम डालने जा रहे हैं या पैसे की रकम को हम तय कर रहे हैं, तो हम मन में क्या रखें कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं कि अगर पैसा इतना नीचे जाएगा शेयर तो हम रिस्क झेल सकते हैं। तो ये जो इतना नीचे जाएगा तो इतना जो टर्म है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? लक्ष्मण भाई, अगर आप मेरी बात करेंगे तो अगर मेरे पास ताकत है कि मेरा 10 लाख शून्य हो जाए तभी जाकर के शेयर बाजार में या फिर शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीजों में, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है लक्ष्मण भाई। और मैं दो चीज से अच्छा, शून्य तक आप मान के चलिए। तो मैं वही आ रहा हूं। अभी प्रकाश भाई ने एक शब्द का प्रयोग किया, उम्र, और मेरे ख्याल से संजय भाई ने भी बात करी समय सीमा को लेकर के। तो मेरे हिसाब से आपके पास आपकी उम्र कितनी है वो, दूसरा आप कितना समय निवेशित रहेंगे, आपकी समय सीमा, तीसरा और सबसे अहम मुद्दा जोखिम झेलने की क्षमता, और चौथा आपको कितना रिटर्न कमाना है। मेरे ख्याल से ये मापदंड अगर आप पहले कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर आप जाकर के निर्णय लेते हैं निवेश करने के लिए, फिर वो चाहे, अब फर्ज कीजिए महामारी का जैसा समय हो गया, अब 2020 में मार्च में जब ये हुआ, तभी हमें ये पता ही नहीं था कि सामान्य परिस्थिति कब लौट करके आई।
ये अनिश्चितता का वातावरण है, इट इज टोटल अनसर्टेनिटी। उस परिस्थिति में अगर आपने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे बेच करके जितना भी है वापस लेके आना है, जो भी मेरा बचा 10 लाख में से 8 लाख बचा या 6 लाख बचा, फिर आपको पता चला 2020 के अंत तक और 2021 में बाजार धीरे धीरे करके वापस ऊपर आने लगा और आपका 10 लाख था वो एक्चुअली 20 लाख बन गया, फिर आप यही सोचेंगे कि तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके पास कितना समय है और आपको कितना मुनाफा कमाना है प्रतिशत के हिसाब से, ये आप निश्चय कर लीजिए, और जोखिम झेलने की क्षमता। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को बताना ही है कि 10 लाख में से कितना अगर आपका घाटा होता है तो आपको निकल, तो ये उम्र के ऊपर होता है। 30 साल वाले को अगर मैं कहूंगा नहीं 10 लाख का 9 लाख होता है तो निकल जाइए, तो ये गलत होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई 50 साल की उम्र का हो या फिर 60 साल का हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, उनको ये बताना जायज होगा कि 10 लाख का अगर 8 लाख हो जाता है तो आपका अलार्म बेल बजना चाहिए और आपको उपाय निर्णायक तरीके से लेने चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल थोड़ा सा उलट के पूछता हूँ आपसे, सवाल गौरांग शाह साहब, कि किसी 10 लाख रुपए हमने लगा दिए एग्जाम्पल के तौर पे, हमने चूंकि रकम को ले लिया है, तो कब हम निकल जाएं? मान लें 10 लाख हमारा 15 लाख हो गया तब निकल जाएं, या फिर 10 लाख हमारा 12 लाख हो गया तब निकल जाएं? इसको कैसे हम तय करें? ये भी क्या हमारी उम्र के साथ होगा? कैसे इसको हम लोग फिक्स करते हो? रिस्क तो हर कोई लेना चाहता है, क्योंकि शेयर बाजार में आया है। कब उसको निकल जाना चाहिए या फिर पार्शियली विड्रॉ कर जाना चाहिए? इसका कोई फॉर्मूला है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होता है ये? लक्ष्मण भाई, मैं काफी निवेशकों को जागरूक करने के लिए अभियान हम चलाते हैं और मैं एक बहुत ही एक्टिव मेंबर रहा हूं। मैं मानता हूं मंच पर उपस्थित काफी सारे महानुभाव भी इसमें करते हैं। हर एक निवेशक की एक मंशा होती है कि सबसे निचले भाव में मैं खरीदूं, और मैं जब खरीदूं उस शेयर को तो उसके बाद उस शेयर का भाव उस दाम से नीचे नहीं जाना चाहिए, और उसके विपरीत जब मैं बेचूं तो मेरे बेचने के पश्चात उस शेयर का भाव ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये एक मानसिकता है लक्ष्मण भाई, और ये शेयर बाजार में शायद चोर बाजार में हो सकती है, शेयर बाजार में ये नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं काफी लोगों से मिल रहा हूं और काफी लोग मुझे ये प्रश्न, सही समय और सही दाम, तो मुझे तो वो पंडित जी मिले ही नहीं जो मुझे बता सके कि सही समय और दाम क्या है, कि मैं आपकी बातों को सुरक्षित रख सकूं कि मेरे खरीदने के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए और मेरे बेचने के बाद ऊपर। ये नहीं होता है। तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आपको कितना प्रतिशत के हिसाब से मुनाफा कमाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका निवेश अच्छी कंपनी में है, अगर आपके पास अच्छी संख्या में शेयर है, तो पूरी मात्रा में बेचने की जरूरत नहीं है। कम से कम 25, 30, 40, 50% बेच करके आपका जो कैपिटल है वो घर ले आइए, मुनाफा ले आइए घर, और उसके बाद दूसरी कंपनी में निवेश करिए। इस प्रकार से एक पोर्टफोलियो खड़ा होगा। अगर आप एक ही शेयर के साथ बंधे रहेंगे तो बहुत सारा जोखिम हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे संजय सिन्हा साहब, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो एक ही साथ शेयर को मत बेचिए, धीरे धीरे करके बेचिए, और जो आपका पूंजी है वो निकल जाए तो प्रॉफिट के साथ खेलिए। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज के माहौल में अगर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल लेकर चलूं, क्योंकि जो कई लोग ऐसे होंगे जब भी शेयर बाजार में निवेश किए होंगे, तो आज के माहौल में ये रिस्क और रिटर्न में सबसे ज़्यादा बैलेंस किस सेगमेंट में आपको दिख रहा है, जहां पे लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए सेक्टर के हिसाब से कहें तो लक्ष्मण जी, सिर्फ आज के माहौल में नहीं, किसी भी माहौल में आपको अपने सामने 3 फंडामेंटल फैक्टर्स रखने चाहिए। सबसे फंडामेंटल फैक्टर जो है वो होता है एसेट एलोकेशन, जो कि अगर आपने निर्धारित कर दिया है कि आपका इक्विटी और डेट में कितना होना चाहिए, ये एलोकेशन समय के साथ बदल सकता है, लेकिन वो सबसे पहले आपको निर्धारित करने की जरूरत है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। ये हो गया फाउंडेशन नंबर 1। फाउंडेशन नंबर 2 कि आप अपनी सारी पूंजी सिर्फ एक ही बास्केट में ना डालें। किसी भी मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा फायदा है। जैसा कि गौरंग कह रहे थे कि जब कोविड हुआ, अगर आपने सारे के सारे पैसे सिर्फ एक ही एसेट क्लास में डाले होते, और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपने इक्विटी में डाले होते मार्च में और मार्केट बहुत जोर से गिर गया रहता, तो फिर आपको अपना घर खर्च मीट करने के लिए लॉस पे इक्विटी बेच के अपना काम चलाना पड़ता। इसी के लिए अगर आप डाइवर्सिफाई करें तो वो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स एक ही समय में एक तरह का प्रदर्शन दे। तीसरा जो है, जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की बात आप कर रहे थे लक्ष्मण जी, रिटर्न जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। रिटर्न पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं,
लेकिन हमारे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए, ये रीजनेबल हो सकते हैं। जैसे इक्विटी के लिए अगर आप थंब रूल जैसे आप कह रहे थे, इक्विटी में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रिस्क फ्री रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। अगर आपको बिना कोई रिस्क लिए पैसा डालना है तो आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दें या भारत के कॉन्टेक्स्ट में फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दें। आप इक्विटी में क्यों डालेंगे? क्योंकि आप इक्विटी में डाल रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क आपको कुछ तो कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो रिस्क जो है वो कम से कम इन्फ्लेशन को तो कॉम्पनसेट करना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन की दर समय समय पे बदलती जाएगी, आज इन्फ्लेशन का दर ऊपर है, आगे जाके कम हो सकता है, तो इक्विटी के रिटर्न्स भी आगे जाके कम हो सकते हैं। तो आपकी जो लक्ष्य है ना, वो ये होनी चाहिए कि आपको इक्विटी से रिटर्न जो मिल रहा है वो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन का रिटर्न जो है वो आपको इक्विटी से मिले, तो ही आपको फायदा है। तो मैं समझता हूं कि ये 3 फाउंडेशन अगर आप अपने सामने रखें तो रिस्क और रिटर्न को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे।